हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 124 तक कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ आपने आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करके देखे होंगे और आपसे क्वेश्चन सोल्व हुए भी होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए ना, तो अपन इस क्लास में सारे क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेंगे। तो देखो, अपन 125 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, Z1, Z2 और Z3। ये क्या है, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए गए या फिर एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं हमारे पास Z1, Z2 और Z3। और इसमें हमें बताना है कि इस त्रिभुज का जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र को अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं अपन सर्कम सेंटर। जो इसका सर्कम सेंटर है ये क्या है, इसका जो सर्कम सेंटर है ये है हमारे पास मूल बिंदु या फिर ओरिजिन तथा लंब के अंदर Z से निरूपित हो तथा Z की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो देखो, इसने क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है हमारे पास, ट्रायंगल दिया है इसने जिसके वर्टेक्स हैं Z1, Z2 और Z3। ये तीन वर्टेक्स मान लिए इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो यहाँ से इसने दिया है कि इसका जो सर्कम सेंटर है, ये पॉइंट मान लिया मैंने इसका सर्कम सेंटर, ठीक है। और ये जो सर्कम सेंटर ये क्या है, ओरिजिन, और ओरिजिन पर क्या होते हैं, निर्देशांक 0, 0, ठीक है। ये मैंने मान लिया 0, 0 क्या है, इसका सर्कम सेंटर है। फिर इसने क्या दिया है, इसका लंब केंद्र, लंब केंद्र को क्या बोल देते हैं अपन, ऑर्थो सेंटर। और लंब केंद्र दिया है इसने Z, क्या दिया है, Z दिया है लंब केंद्र, Z से निरूपित हो तथा Z की वैल्यू, मतलब इसका जो ऑर्थो सेंटर Z है ना, इसके निर्देशांक हमें निकाल के बताने हैं। तो देखो, ये त्रिभुज है जिसका ऑर्थो सेंटर कितना है, ये मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पर इसका सर्कम सेंटर, ये मैंने मान लिया सर्कम सेंटर कहाँ पर है, बिंदु मान लिया मैंने, ये O बिंदु मान लिया। O बिंदु पर क्या है, इसका सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर के इसने निर्देशांक कितने दिए हैं, ये दिए हैं 0, 0। कितने दिए हैं, 0, 0। ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास। फिर यहाँ पर मान लिया मैंने, क्योंकि ये त्रिभुज हमें दिया नहीं है कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंटर, चारों जो ही पॉइंट है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर होते हैं। लेकिन इसने ये नहीं दिया कि ये समबाहु है कौन सा है, तो इसमें क्या होंगे, अपन चारों जो पॉइंट है इनको अलग अलग मानेंगे। ये मैंने मान लिया सर्कम सेंटर, यहाँ पर मान लिया मैंने ऑर्थो सेंटर जिसके हमें निर्देशांक निकालने हैं, जो हमें निकालना है ना ऑर्थो सेंटर, ये मैंने मान लिया O डैश पर, और वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। और इनके बीच में कहीं पे क्या होगा, ये होगा सेंटर, इनके बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, ये यहाँ पर होगा। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में, ये मैंने मान लिया सेंटर है यहाँ पर, सेंटर को डिनोट कर रहे हैं अपन G से, कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं सेंटर को। और सेंटर को जो है, ये जो सेंटर है, सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों मिलाने वाली रेखाओं को 1:2 में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी कि जो किसी त्रिभुज का केंद्रक, परिकेंद्र और लंब केंद्र दोनों को मिलाने वाली रेखाओं को 1:2 में विभाजित करता है। मतलब सर्कम सेंटर वाली लाइन को 1 अनुपात में और ऑर्थो सेंटर की तरफ इसको 2 अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। और जिसके सेंटर के निर्देशांक अपन जानते हैं कितने होते हैं, सेंटर के निर्देशांक कितने होते हैं, यदि वर्टेक्स Z1, Z2, Z3 हो तो सेंटर कितना होता है, ये होता है Z1 + Z2 + Z3 अपॉन, ये किसके निर्देशांक होते हैं, ये त्रिभुज के सेंटर के निर्देशांक होते हैं। अब देखो, हमारे पास ऑर्थो सर्कम सेंटर है हमारे पास 0, 0, हमें ऑर्थो सेंटर निकाल के बताना है। 1:2 में पॉइंट विभाजित कर रहा है और जो पॉइंट सेंटर विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक है हमारे पास। तो क्या अपन यहाँ से ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं क्या, तो ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ से लगाएंगे अपन। फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। ये फॉर्मूला होता है किसका, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है। यदि अंतर विभाजित के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेना तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से देखो M1 कितना है, 1:1, ठीक है। M1 की वैल्यू 1, तो मैंने M1 की जगह 1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई x2, मतलब ये पॉइंट यहाँ से x2 के निर्देशांक कितने आएंगे, ये मैंने मान लिया कितने आएंगे, Z में आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे, Z में आएंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन, M1x2 + M2 की वैल्यू कितनी है 2, M2 × x1, x1 कितना है यहाँ पर 0 ही है ना, तो ये 0 अपॉन M1 + M2, 1 + 2 कितना 3
और ये किसके बराबर है, ये जो सेंटर के निर्देशांक है ना, ये इसके बराबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, ये मैंने बराबर पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 2 से 0 मल्टीप्लाई हो गए, फिर सिर्फ यही बनेगा। Z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये Z और ये बराबर आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। हमें Z की वैल्यू निकालनी थी, तो Z किसके बराबर आ गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया इसने मॉडुलस Z1 माइनस 3Z2 अपॉन, मॉडुलस में ये वैल्यू है 3 माइनस Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, और ये किसके बराबर दिया है इसने 1 के बराबर। तो हमें निकालना है किसकी वैल्यू, मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू हमें निकालनी है। यदि यदि Z2 क्या हो, नॉट इक्वल टू 1 हो, Z2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, तो हमें Z1 के मॉडुलस की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ से प्रॉपर्टी लगा देंगे मोड की। यहाँ पर देखो ये डिवाइड में है ना, तो मोड भी क्या हो जाएगा, डिवाइड में सेपरेट हो जाएगा, और क्या कर देंगे साथ में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये बनेगा Z1 माइनस 3Z2 का मॉडुलस, और ये बराबर आ जाएगा 3 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अपन क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया स्क्वायर। अब देखो प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन यहाँ से, कौन सी, यदि आपके पास मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर हो तो आप इसको लिख सकते हो Z इंटू Z का कॉन्जुगेट, या फिर Z इंटू Z के बार के बराबर इसको अपन लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ से। अब ये देखो मोड का स्क्वायर है ना, तो मोड के स्क्वायर को यहाँ से क्या लिखेंगे, एक बार तो लिख देंगे सीधा का कॉम्प्लेक्स नंबर Z, और एक बार लिख देंगे उसका कॉन्जुगेट लिख देंगे। तो यहाँ से देखो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, एक बार तो एज इट इज लिखेंगे यही। तो ये क्या है, Z1 माइनस 3Z2 एज इट इज लिख दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके कॉन्जुगेट से, और यहाँ से जब कॉन्जुगेट लगाएंगे ना इसका, तो वो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ना। तो देखो ये बनेगा Z1 का कॉन्जुगेट और माइनस 3Z2 का कॉन्जुगेट, ये बना लेंगे। और ये किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू बराबर आएगी, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे अपन, 3 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 3 का कॉन्जुगेट कितना बनेगा, 3 माइनस का साइन Z1 का कॉन्जुगेट कितना, Z1 बन जाएगा, और Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। अब कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा देखो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस 3 Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, फिर माइनस का 3 Z1 का कॉन्जुगेट और Z2, फिर प्लस का 9 Z2 का कॉन्जुगेट, फिर इक्वल्स टू में बनेगा 9 माइनस 3 Z1 का कॉन्जुगेट Z2, फिर माइनस का साइन 3 Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और प्लस का साइन बनेगा। अब ये देखो Z1 इंटू Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ये बनेगा हमारे पास। तो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है कि यहाँ से, तो जो स्टेप कैंसिल होगी ना वहाँ से देखो यहाँ से माइनस का 3 Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर भी देखो माइनस का 3 Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो सकती हैं। माइनस का 3 Z1 का कॉन्जुगेट Z2, माइनस का 3 Z1 का कॉन्जुगेट Z2, ये देखो दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो Z2 इंटू Z2 का बार, ये अब कैंसिल नहीं होगा हमारे पास। तो अब देखो क्या मिलेगा, यहाँ से आगे लिख लेंगे अपन, जो कैंसिल नहीं हो रहा उसको लिख लेंगे Z1 का कॉन्जुगेट। इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से ये प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, तो ये बन जाएगा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। क्या बनेगा, ये Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से यहाँ भी क्या लिख सकते हैं अपन, 9 इंटू, ये भी तो Z1 Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बन रहा है ना, बराबर में क्या मिलेगा 9 प्लस ये Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर और ये Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों क्या आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो ये लिख दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब देखो Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर और Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू आ रही है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए Z1 के मॉडुलस को तो मान लेंगे अपन x एक बार के लिए, और Z2 के मॉडुलस को मान लेंगे अपन एक बार के लिए y। ये रिप्लेसमेंट कर देंगे यहाँ पर। तो देखो क्या मिलेगा हमें, अब मिलेगा हमारे पास x² प्लस 9y²
इज इक्वल टू, ये जब इधर ले आएंगे ना तो ये बनेगा माइनस का 9 और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से देखो कॉमन क्या ले लेंगे, यदि यहाँ से पूरे में से देखो इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो देखो 1 माइनस का वाई स्क्वायर ना, यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के 9 को कॉमन ले लेंगे, -9 यदि कॉमन लेंगे तो देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर बचेगा और ये 0। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, हमें देखो x और y, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, Z1 के मॉडुलस की वैल्यू चाहिए, और Z1 को अपन क्या मान रहे हैं, Z1 के मॉडुलस को अपन x मान रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ अपन x की वैल्यू ही निकालेंगे, y से हमें कोई मतलब नहीं है, y की वैल्यू हमें निकालनी भी नहीं है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9, x की वैल्यू आ जाएगी +-3, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास +-3 आ गई। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रही है +-3, देखो माइनस तो नहीं आ रही लेकिन +3 आ रही है, कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में आ रही है 3 वैल्यू। अब माइनस की क्यों नहीं आई, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस माइनस में होता है क्या कभी, मॉडुलस की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, इसका मतलब अपन कौन सी मानेंगे, प्लस की 3 वैल्यू ही मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर +-3 भी ऑप्शन में होता ना, +-3 भी देखो मान लो, अगर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दे दिया इसने +-3 तो भी वो ऑप्शन नहीं करते अपन, क्यों, क्योंकि Z1 की जो मॉडुलस है, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं देता, हमें क्या करना है, सिर्फ ये +3 प्लस की 3 वैल्यू ही करनी होती, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यदि ये प्रॉपर्टी दी गई है कि Z1 और Z2 के मॉडुलस दिए हैं हमें, Z1 और Z2 के क्या दिए, मॉडुलस दिए हैं। Z1 का जो मॉडुलस है ये तो क्या है 1 से छोटा, और Z2 का मॉडुलस क्या है 1 से बड़ा, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और इसके लिए हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो तरीका वही रहेगा, तरीका क्या रहेगा, जो हमारे पास गिवन है ना, जो हमारे पास गिवन प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के आधार पर अपन Z1 और Z2 के मॉडुलस को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा के अपन ये वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। Z1 और Z2 को अपन इस तरीके से मानेंगे ताकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो देखो यदि आपसे ये पूछे कि Z को यदि आप आयोटा मानो, Z को यदि आयोटा मानो और यहाँ से मॉडुलस निकालो, तो आयोटा का मोड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। अब देखो हमारे पास बीच वाली वैल्यू आ गई कितनी, 1, बीच में कितनी दे रखी है इसने 1, इसका मतलब Z1 को तो लेना है हमें 1 से छोटा, Z2 को लेना है 1 से बड़ा। तो अपन क्या मानेंगे, अपन देखो अब यहाँ से हमें आइडिया लग गया थोड़ा कि Z1 को तो अपन मान लेंगे कितना, Z1 के मॉडुलस को देखो हमें क्या लेना है, 1 से छोटा लेना है ना, तो Z1 को तो मान लेंगे अपन आयोटा/2, क्या मान लेंगे, आयोटा/2 ना, सिंपल सा मान लेंगे, और Z2 को मान लेंगे अपन कितना, ये देखो 1 से बड़ा लेना है, और 1 से बड़ा कितना होता है, 2, 1 से बड़ा ही होता है, तो इसको मान लिया मैंने 2 आयोटा, और 1/2 क्या होता है, 1 से छोटा। तो देखो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई नहीं यहाँ से। अब देखो Z1 और Z2 की इस वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, इसका मान निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ 1 माइनस Z1 कितना, आयोटा/2, ठीक है, मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 कितना मान रहे हैं, 2 आयोटा, 2 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है, -2 आयोटा, तो ये माइनस और माइनस प्लस, यहां पर लिख देंगे 2 आयोटा, ठीक है। चलो एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं अपन, ये कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यदि ऊपर वाली वैल्यू 0 आ गई तो नीचे चाहे कुछ भी वैल्यू आ जाए, कितना आएगा, आंसर 0 ही आएगा। इसलिए मैंने नीचे वाली टर्म को सोल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ से आइडिया लग गया कि 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये +1 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बनाएंगे 0, तो नीचे फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आ रही है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या है, 1 से लेस देन है ना, 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, <1, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन दी है कि मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z3 का मान कितना है, 1 के बराबर, मतलब तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और क्या दिया है साथ में इसने दिया है कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि अपन जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, ये 0 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना है कि Z1, Z2 और Z3 शीर्षों वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकाल के बताना है। तो देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपको कहीं देखी हुई लगती है क्या,
कि अब यदि अपन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। पहले मैं इनको ऑप्शन से लिख देता हूं। 128 पहला ऑप्शन है आपके पास 3√3/4, क्या है? पहला ऑप्शन है 3√3/4। सेकेंड ऑप्शन है इसमें √3/4। थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 2। थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन है इसमें 2। ठीक है, अब ये सोल्व करके बताना है। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये यदि 0 कब होता है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी देखी हुई लगती है क्या कि यदि अपन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और हमें 0 मिले, ये प्रॉपर्टी आपकी कहीं देखी हुई है क्या? ये बताओ पहले। तो आप क्या बताओगे कि ये आपने देखा है कि यदि आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यदि आप जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो यह इसके सिमिलर है क्या? ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के सिमिलर, तो ये 0। तो क्या अपन Z1 को 1 मान सकते हैं क्या? Z2 को ओमेगा मान सकते हैं क्या? और Z3 को अपन ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ये तो सेटिस्फाई हो रही है कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर 0 मिल रहा है हमें, तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें चेक करनी है ये वाली प्रॉपर्टी, क्या ये सेटिस्फाई होगी क्या? Z1 का मोड, क्या 1 का मोड कितना होता है? 1 ही होता है ना, तो ये हो गई। Z2 का मोड मतलब Z2 को देखो, ओमेगा को अपन क्या लिखते हैं? ओमेगा को लिखते हैं -1/2 प्लस आयोटा √3/2। इसी तरीके से अपन ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं? -1/2 और माइनस आयोटा √3/2, ये बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको निकालना है, ये तो क्या मान रहे थे अपन? Z2, ये मान रहे थे अपन Z3, और इनका हमें क्या निकालना है? मॉडुलस निकाल के बताना है। तो यहां से जो देखो मॉडुलस कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा और ओमेगा स्क्वायर का भी 1 आएगा। मतलब अपन Z1 को 1, Z2 को ओमेगा और Z3 को अपन ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमें निकालना है कि इन तीनों को शीर्ष मानते हुए बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो 3 कौन कौन से? एक तो 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों को हमें मिलाना है और तीनों को मिला के हमें जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, उसका हमें एरिया निकाल के बताना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले बनाएंगे अपन एक त्रिभुज बना लेंगे। तो देखो त्रिभुज बनाना मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो आपको ये प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में भी याद रखनी है कि यदि इकाई के क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो वह त्रिभुज कौन सा बनता है? पहले तो प्रॉपर्टी है आपको, देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, इन तीनों को मिलाने पर एक तो बनेगा समबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। और जिसकी भुजा कितनी होगी? भुजा को बोल देते हैं साइड। इसकी साइड कितनी होगी? इसकी साइड होगी √3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको कि इकाई के क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यदि आपस में मिला दें तो जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा √3 होगी। और यदि भुजा है हमारे पास तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर कितनी है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब ये एरिया आ गया हमारे पास। और इसने क्या पूछा था? हमें एरिया ही तो पूछा था। तो 3√3/4, 3√3/4 कौन से में आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये तो बात हुई आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट की। अब यदि अपन इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ आप देख सकते हो, लेकिन आपके प्रूफ कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना आप, तो यहाँ से जब इसका प्रूफ करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो इससे अच्छा है आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। मैं फिर से बता देता हूँ कि यदि इकाई के क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मिला दें अपन और उनको मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, या फिर बोल देंगे इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा तो होगी √3। यदि भुजा है हमारे पास तो अपन एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा यहाँ पर √3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3/4। तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3√3/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यदि देखो इसके प्रूफ की बात करें ना अपन, तो देखो इसका प्रूफ इस तरीके से निकाल सकते हैं अपन। ये देखो मैंने मान लिया ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर के मैंने मान लिए कोऑर्डिनेट। ठीक है, यदि अपन देखेंगे कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ पर बिलोंग करेंगे, इनकी जो स्थिति है वो ये कहाँ पर होगी, तो ये मैंने निर्देशांक बना लिए। तो देखो 1 तो इसके 3 क्यूब रूट होते हैं ना, एक तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट होते हैं। तो 1 तो कहाँ पर होगा? 1 तो रियल एक्स पर होगा, ये 1 मान लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है,
ओमेगा कहाँ पर होता है, -1/2 और प्लस आयोटा √3/2, मतलब x रियल x पर तो हमें माइनस की तरफ जाना है और इमेजिनरी x पर हमें कहाँ जाना है, प्लस में जाना है। तो देखो ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये तो इमेजिनरी x होती है और ये क्या होती है, रियल x होती है। तो देखो ये यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये आएगा देखो रियल पर माइनस और इमेजिनरी पर √3/2 जाना है, तो ये होगा लगभग यहाँ पर बिलोंग करेगा। और ये ओमेगा स्क्वायर देखो दोनों ही माइनस आ रहे हैं और दोनों ही माइनस कौन से में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर, यदि इन तीनों को मिला दें अपन, तो ये देखो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, देखो कैसे प्रूव करोगे, ये तो क्या है 1 0, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हो गए, ये ओमेगा स्क्वायर है ना, और ओमेगा स्क्वायर के निर्देशांक कितने हैं, -1/2 और √3/2, ये भी माइनस का, ठीक है। ओमेगा के निर्देशांक कितने हैं, -1/2 और √3/2 प्लस का, ठीक है। ये है ओमेगा। अब यहां से आप कैसे निकालोगे, इन तीनों साइड की लंबाई निकाल सकते हो आप, इस भुजा की लंबाई निकाल सकते हो, इस भुजा की लंबाई लगा सकते हो और इस भुजा की लंबाई आप निकाल सकते हो। तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी आएगी, ये देखो कितनी आएगी, √3 आएगी। कितनी आएगी, √3 की आप करके देख सकते हो। और √3 यदि भुजाओं की लंबाई समान आ गई है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज का अपन एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको एकदम सीधे ही याद करना है। अब देखो आगे चलते हैं, यहां दिया है आपके पास z का कॉन्जुगेट दिया है, इसने किसके बराबर, आयोटा z के स्क्वायर के बराबर दिया है। और इसको सेटिस्फाई करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकाल के बतानी है कि इन तीनों, मतलब ये जो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई ना हमें पर ऑप्शन में, इनमें से हमें बताना है कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें से कौन सी है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी। तो देखो तीनों अपन ऑप्शन वाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यदि ऑप्शन वाइज देखें अपन तो देखो आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है और आयोटा यहाँ भी है। तो आयोटा पर तो अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आयोटा तो कन्फर्म इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में दिखाया ना इसने, चारों ऑप्शन में यदि इसने लिखा है, इसका मतलब आयोटा तो इसको कन्फर्म सेटिस्फाई करेगा ही। तो आयोटा पर तो अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे अपन। यहाँ पर क्या है, आयोटा ओमेगा, यहाँ पर आयोटा ओमेगा, यहाँ पर माइनस आयोटा ओमेगा और यहाँ पर है ओमेगा। अब देखो 2 बार आयोटा ओमेगा आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए देखेंगे अपन आयोटा ओमेगा के लिए चेक करेंगे इसको, ये क्या आयोटा ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो z बराबर रखेंगे अपन आयोटा ओमेगा यहाँ पर। तो देखो ये क्या बनेगा, सॉरी आयोटा ओमेगा और इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट ले लिया, बराबर आयोटा इंटू जेड का स्क्वायर, आयोटा ओमेगा का भी स्क्वायर करेंगे ना यहाँ से, तो ये बनेगा आयोटा ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, ओमेगा का कॉन्जुगेट बताया था ना मैंने, ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है कितना, ये होता है 1/ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है, 1/ओमेगा स्क्वायर। ये भी मैंने बताया था आपको कि यदि ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालो तो वो तो होता है 1/ओमेगा स्क्वायर, यदि ओमेगा के स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालो तो वो किसके बराबर होता है, ये होता है 1/ओमेगा के। ये मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 1/ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना, आयोटा का स्क्वायर यहाँ से एक आयोटा, ये आयोटा की पावर 3 और ये किसके बराबर होता है, ये माइनस के आयोटा के बराबर ही होता है, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो देखो ये बनेगा आयोटा क्या, ओमेगा का स्क्वायर बनेगा, यहाँ से मैंने 1 लिख दिया, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा। यहाँ से ओमेगा का कॉन्जुगेट तो होता है ओमेगा स्क्वायर के बराबर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा ओमेगा के बराबर। ये मैंने गलत लिख दिया था, आप इसको करेक्शन कर लेना। ओमेगा का कॉन्जुगेट तो होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा ओमेगा के बराबर। तो यहाँ से भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर और माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं ना, मतलब आयोटा ओमेगा ये सेटिस्फाई होगा। अब यहाँ से जो माइनस का साइन वाला आ रहा है ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखेंगे अपन कि यहाँ तो आ रहा है आयोटा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आ रहा है माइनस का आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो अपन पहले के लिए देख लेते हैं आयोटा ओमेगा स्क्वायर के लिए। तो यदि अपन इसके लिए देखेंगे तो देखो क्या बनेगा, जेड की जगह अपन क्या पुट करेंगे, माइनस का आयोटा ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा एज इट इज जेड का स्क्वायर, मतलब आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा का कॉन्जुगेट कितना, माइनस आयोटा
और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो बनेगा हमारे पास आयोटा। ओमेगा के स्क्वायर का कॉन्जुगेट कितना, ओमेगा के बराबर, तो इसको हमने सोल्व कर लिया, ये बना हमारे पास आयोटा ओमेगा। ये आयोटा एज इट इज, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, -1 बनेगा, ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया मैंने। और यदि ओमेगा का स्क्वायर करेंगे और ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से ओमेगा के स्क्वायर को अपन एज इट इज रखेंगे तो ये देखो इक्वल आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें माइनस का साइन लेना पड़ेगा। अच्छा माइनस वाले के लिए देख लिया हमने, तो ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अपन ने माइनस का साइन के लिए देख लिया यहाँ से कि माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक कर लिया हमें, तो माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर वाला नहीं हो रहा, इसका मतलब कन्फर्म कौन सा होगा, यदि प्लस का आयोटा ओमेगा स्क्वायर लेंगे ना तो ये प्रॉपर्टी क्या कर देगा, तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ये कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो हमें दिया है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा के बराबर, और हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, इस टर्म की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, z को यदि x प्लस आयोटा मानेंगे तो यहाँ से देखो z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर देंगे और पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, यदि z के मॉडुलस का स्क्वायर निकालेंगे तो ये बनेगा, देखो z का मोड कितना होगा, यहाँ से √(x² + y² ना, और उसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमारे पास x² + y² मिलेगा। फिर प्लस का साइन, z -5 मतलब ये देखो x -5, रियल वैल्यू को अपन एक साथ पहले ही बना ले रहे हैं, x -5 प्लस आयोटा y के मोड का स्क्वायर बनेगा, तो रियल वैल्यू का स्क्वायर x -5 को लिख लिया, उसका स्क्वायर जब रूट करेंगे ना तो वो रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, इसको ओपन कर लिया, फिर माइनस का साइन। अब जब इसको करेंगे तो देखो z -3 आयोटा है ना, तो रियल वैल्यू तो यहाँ से कितनी मिलेगी, हमें x ही मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगी आयोटा इंटू y -3। देखो तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस का साइन x² + y -3 का होल स्क्वायर, और ये देखो किसके बराबर आ रहा है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है, इस पूरी की हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो क्या करेंगे अब, x² + y² + x² + 25 माइनस का 10x, इसका होल स्क्वायर खोल ले रहे हैं, फिर प्लस का y² माइनस x², देखो यहाँ से भी मैंने माइनस को ओपन कर दिया तो देखो माइनस का x², और फिर ये माइनस देखो यहाँ से करेंगे तो देखो बनेगा माइनस का y², फिर माइनस का 9, फिर प्लस का 6y, ठीक है। यहाँ से देखो कैंसिल क्या हो रहा है, x² y² और x² y², ये कैंसिल बना दिया। फिर देखो x², अब देखो x की टर्म को अपन एक साथ बना लेंगे तो देखो ये बनेगा x² माइनस का 10x, x² माइनस का 10x माइनस प्लस का 25। तो ये तो देखो फिर से स्क्वायर बना लेंगे अपन, जो ओपन किया है ना उसी तरीके से अपन इसको तो फिर से स्क्वायर बना लेंगे, लेकिन y के लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा शायद, तो ये देखो प्लस का y² लिख दिया। फिर देखो y की टर्म क्या है इसमें, प्लस का 6y माइनस का 9 है, प्लस का 6y माइनस का 9 = सॉरी 0 नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी, ये तो किसका बन जाएगा, ये तो बन जाएगा x -5 का होल स्क्वायर बन गया। और इसको जब बनाएंगे ना अपन तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से देखो आपके पास क्या मिल रहा है, आपको प्लस का 6y मिल रहा है, और प्लस का 6y मिल रहा है, अपन तरीका क्या होता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कितना मिला 3 मिला ना, उसका स्क्वायर करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्लस का 9 चाहिए। यदि यहाँ पर प्लस का 9 होता ना तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता y + 3 का होल स्क्वायर बन जाता। क्या बन जाता, ये y + 3 का होल स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का 9 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा और 18 एक बार माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 18 को जोड़ेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो यदि इसको 18 में जोड़ेंगे ना तब तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो यहाँ से प्लस का 9 बना लेगा, और जो माइनस वाला है ना उसको अपन यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये देखो बन गया, ठीक है। अब ये देखो इसकी यदि हमें मिनिमम वैल्यू पूछे
ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ना x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 18, यदि इसकी हमें मिनिमम वैल्यू पूछे ना तो यहाँ से ये तो देखो क्या बन सकते हैं, कम ज़्यादा से ज़्यादा ये तो मिनिमम से मिनिमम 0 बन सकते हैं, 0 से छोटा ये हमें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, इनका होल स्क्वायर आ रहा है, और जब भी स्क्वायर आ रहा है तो कम से कम यदि इसका वैल्यू बनेगी ना मिनिमम से मिनिमम तो वो 0 बनेगी, 0 से छोटी वैल्यू ये नहीं देंगे। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इस माइनस 18 पर डिपेंड करेगी। किस पर? माइनस 18 पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 18, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, माइनस 18। माइनस 18 से छोटा नंबर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो क्या बनाएंगे, 0 0 बनाएंगे, अगर छोटे से छोटा माने तो ये तो 0 0 बनाएंगे। यदि ये दोनों ही 0 बना लेंगे तब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी माइनस की 18 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 130 तक कर लिए, आगे क्वेश्चन करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। आगे भी आप क्वेश्चन करके देख लेना, अगर आपसे सोल्व हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।